हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2013 का पेपर है जो कि 27 जून 2013 को हुआ था। तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस कर रहे थे हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि, सीडीपी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यह आपकी 30 नंबर की आती है। यूपी टेट में टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं, तो 30 नंबर की आती हैं। तो कुल क्वेश्चन कितने हो गए? 150 इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं और 150 ही इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिनट मिलती हैं। 150 ही आपको मिनट मिलती हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर लाना होता है। 90 पर आप पास हो जाते हैं और आप ओबीसी में हैं तो आपको 82 नंबर लाना ज़रूरी होता है। आपका यूपी टेट पास हो जाएगा। यानी कि आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर लाना है और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 82 नंबर लाना पास होने के लिए लाना होता है। तो आपको इस तरीके से कुछ अपनी रणनीति बनानी है और आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना है, क्योंकि आप यूपी टेट क्लियर कर लेते हैं तभी आप सुपर टेट में बैठ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बैठ सकते हैं। और आपको पता है यूपी में 4-5 साल के बाद में भर्ती आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना है। और आप अभी से अपनी तैयारी करते हैं तो आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा, आप भर्ती में बैठ सकते हैं। और जब आपका सुपर टेट क्लियर हो जाएगा तो आप एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हो जाएंगे एक सरकारी विद्यालय में। बस हम यही चाहते हैं कि आप सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को कराया है। हमने थ्योरी सभी क्लासेस की कराई है और सभी का अब हम एनालिसिस भी करा रहे हैं। जो आपका यूपी टेट आया था इसमें हम सीडीपी का यानी कि कंप्लीट एनालिसिस हो गया है। बस 2011 वाला आपका पेपर बचा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ईबीएस का एनालिसिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? प्याजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रॉस का? तो फर्स्ट का राइट आंसर बताना है आपको। क्या होता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। किसका कथन है? यह कथन वुडवर्थ का है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन कार्य, निष्पादन का मूल्यांकन या क्षमता का मूल्यांकन, ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है कि क्या है मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो छात्रों की प्रगति का आकलन है। क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन है। हम देखते हैं कि छात्र ने इस प्रक्रिया को किस तरीके से हैंडल किया है, यानी कि उसमें कितनी भूमिका है, कितना वह कार्य करता है, उसकी हम जांच करते हैं। क्या करते हैं? हम जांच करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। वही हमारा क्या होता है? शैक्षिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी प्रति कठोर होंगे, यानी कि अपने डॉट 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 के प्रति कठोर होंगे। तो समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता के प्रति। तो आपको बताना है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने डॉट 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 के प्रति कठोर होंगे। तो किसके प्रति वह कठोर होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति? अपनी समस्या के प्रति किशोर किशोरी हैं वह कठोर होंगे। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई है। यानी कि 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। कौन बात करते हैं? तो जीन प्याजे हैं, वह 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं।
कौन करते हैं? जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के विषय में बात करते हैं। इनकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी होती है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी वाली होती है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और इनकी चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ तक बात क्लियर। जीन पियाजे यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के यह रहने वाले थे, वहाँ के निवासी थे, और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने बच्चों की जो अवस्था है उन पर प्रयोग किया था। अपने बच्चों की अवस्था पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्या नाम है इनका? जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या वास्तविकता की स्वीकृति एवं मूल्यांकन की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से गुण एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के नहीं हैं। कौन से गुण एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के नहीं हैं? तो कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, यह एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के गुण नहीं हैं कि बहुत ही ज़्यादा विनीत होना चाहिए और अपने आप में सीमित रहना चाहिए। बच्चे को अपने आप में सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा हो जाता है सीमित। कैसा होता है? वह अंतर्मुखी कहलाता है, यानी कि अपने आप में रहने वाला होता है, वह अंतर्मुखी होता है, वह समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, वह अपने इन्वायरमेंट के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, तो वह स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए, बहुत विनीत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नहीं वाला पूछा है तो नहीं में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता होती है, यानी कि सीखने की जो क्षमता होती है वह निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण शिक्षण से, या राष्ट्रीयता से। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर बताना है कि अधिगम अक्षमता है वह निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है? नहीं होती है की बात होती है, तो वह राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। और नहीं को हटा दिया जाए तो इसमें आनुवंशिकता होती है, वातावरण होता है, और प्रशिक्षण शिक्षण होता है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो राष्ट्रीयता इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो किसने महत्व नहीं दिया है? थार्नडाइक ने, पावलम ने, स्किनर ने, या गुथरी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 गुथरी ने। किसने अधिगम में बाल मनोविज्ञान को, बाल विकास अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 गुथरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, या पुरस्कार? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, या पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता है वह एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना।
अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है, लर्निंग होती है। तो स्कूल के बस्ते से हमें सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चा है वह उसमें क्या करता है, वह सहायक सामग्रियों को ले जाता है पढ़ने के लिए, तो उससे हमें क्या होता है, सीखना नहीं मिलता है। लेकिन उसमें जो हमारी बुक्स रखी होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, जो हमें सिखाती हैं, उसमें से हम पढ़कर सीखते हैं। लेकिन स्कूल का बस्ता होता है वह एक सहायक सामग्री नहीं होती है, यानी कि वह सीखने में सहायता नहीं देता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका कि स्व केंद्रित अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो आपको बताना है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है, यानी कि बालक है वह स्वयं की खुशी की चिंता करता है, यानी कि वह स्वयं के लिए करना चाहता है, तो इसे बोलते हैं स्व केंद्रित अवस्था। तो कौन सी अवस्था होती है, तो वह जन्म से 2 वर्ष होती है, 3 से 6 वर्ष होती है, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है या किशोरावस्था में यह अवस्था होती है। तो स्व केंद्रित अवस्था की बात करते हैं तो वह 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह कैसी होती है, स्व केंद्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, माँ बाप के साये से बाहर, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो आपको बताना है कि बच्चा है जब अपने फैमिली के साये से, अपने मम्मी पापा के साये से बाहर निकलता है तो वह किनके साथ रहना पसंद करता है, यानी कि कौन सी वह अवस्था है जिसमें बच्चा है अपने पीयर ग्रुप के साथ रहता है, साथी संगत के साथ रहता है, पीयर ग्रुप के साथ रहता है। तो कौन सी अवस्था में रहता है, तो वह पूर्व किशोरावस्था में रहता है। कौन सी अवस्था है, पूर्व किशोरावस्था में बच्चा है अपने साथी बालकों के साथ रहना पसंद करता है। और यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। इस आयु वर्ग के बच्चा है वह क्या करता है, अपने साथी संगत के साथ रहना अधिक पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बताना है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो यह किशोरावस्था से है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन 1। क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है तत्परता से। किससे, तत्परता से, यानी कि बच्चा है सीखने में क्या होता है, तत्पर होता है। यह किसका नियम था, तत्परता का नियम, यह किसका नियम था, तो आपको बताना है थार्नडाइक का नियम था। किसका नियम था, थार्नडाइक का नियम था। और यह अमेरिका के रहने वाले थे। थार्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। इनके थार्नडाइक के कितने नियम हैं, तो थार्नडाइक के 2 नियम हैं। पहला आता है इनका नियम मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौण नियम। पहला आता है मुख्य नियम और दूसरा आता है गौण नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं और गौण नियम में इनके
5 नियम हैं। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। इन्होंने थार्नडाइक थे, यह अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने इनके 2 नियम थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम होते हैं और गौण नियम में इनके 5 नियम होते हैं। प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर और इनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इनके सिद्धांत को हम प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालकों की वैयक्तिकता के आधार पर, बालकों की वैयक्तिकता के आधार पर या पुरस्कार एवं दंड के आधार पर या फिर प्रशंसा से या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्योंकि बालक की व्यक्तित्वता का आदर होना चाहिए, पुरस्कार और दंड भी देना चाहिए, प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु जैसे युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं तो छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना या उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो 15 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यही क्या हो जाता है, नहीं पूछा है, इसलिए हमें बच्चे की अति से ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चा है फिर प्रशंसा में ही रह जाएगा, उसमें अहम की भावना का संचार हो जाएगा। तो उसमें कैसी भावना आ जाएगी, अहम की आ जाएगी। तो यह नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यही सही है कि उपयुक्त यानी कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में कौन सा सहसंबंध पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, वही कैसा होता है, यह बुद्धि एवं सृजनात्मकता में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय हैं। तो अनुशासन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। जो अनुशासनहीन बच्चे हैं उनको कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, या शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, या अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि कक्षा में अनुशासन बना रहता है। इससे क्या होता है कि कक्षा में अनुशासन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शैशवावस्था की एज होती है 0 से 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षक को किस क्षेत्र विशेष में
प्रशिक्षित करना चाहिए। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षक को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर 1, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि वाले बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, या अध्ययनशील बच्चों को, या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि किस समूह के बच्चों को समायोजन करने में समस्या होती है। तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको समायोजन करने में क्या होती है, समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को वही प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, यानी कि वह उस प्रकार सीख रहा था जिससे क्या होता है उसमें स्थिरता आ गई है, और शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए, या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक के होने के नाते, तो उनमें क्या करना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। सीखने की प्रक्रिया है वह कैसी है, सतत है। कैसी है, सतत है, यानी कि लगातार चलती रहती है। वह उसमें क्या होता है कि कभी तो मंदता आती है और कभी क्या होती है, तीव्रता आती है। कभी उसमें मंदता आती है तो कभी तीव्रता आती है, और यह सीखने की प्रक्रिया है वह लगातार चलती रहती है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। शिक्षक अपनी एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए कि शिक्षक है उस विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदल सके, तो उसको क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा उस अध्यापक को, या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो आपको एक शिक्षक हैं और एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि तुम बदलना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, तो सीखने की प्रक्रिया यानी कि उसमें क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। जब एक बच्चा है वह अपने ग्रुप में रह रहा है और सभी बच्चों की प्रवृत्ति आप चेंज करेंगे तभी वह बच्चा भी चेंज हो जाएगा। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चा है वह चेंज हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का ... से है, यानी कि परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो 23 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का किससे है, प्रतिक्रिया से है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो प्याजे हैं वह किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, या सामाजिक विकास के लिए। तो 24 का राइट आंसर हो जाता है ज्ञानात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ज्ञानात्मक विकास के लिए। प्याजे हैं इन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाओं पर इन्होंने प्रयोग किया है और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था।
पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है। यानी कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो यह कथन सत्य है। कैसा है? यह कथन सत्य है क्योंकि दो व्यक्ति मिलते हैं और वह एक समाज का निर्माण करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वही क्या होता है, बिल्कुल यह सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर या अनुशासन और नियमित उपस्थिति पर या गृह कार्य की जांच में लगन पर या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर पर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा में उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो उनका व्यवहार करते हैं, यानी कि उनका जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अपनी कक्षा में कक्षोन्नति पाने के लिए नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं या अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं या विषय यानी कि विज्ञान विषय में अच्छा अंक पाने वाले राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रशंसा करना। यह कैसी है प्रक्रिया है? यह आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। प्रशंसा करना क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। और दावत देना यह कैसी है? बाह्य प्रेरणा है। पुस्तक देना यह भी कैसी है? बाह्य प्रेरणा है। चॉकलेट दे रहे हैं तो यह भी बाह्य प्रेरणा है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा की बात करता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि वह अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि बच्चों के सामाजिक विकास में ... का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। 28 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या विवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बुद्धि का। बीडी भाटिया हैं वह किसके लिए जाने जाते हैं? बुद्धि के लिए जाते जाते हैं। और इन्होंने 1955 में क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था। इन्होंने 1955 में बैटरी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो कोहल वर्ग हैं वह नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इनके सिद्धांत यानी कि इनकी अवस्था कितनी है? इनकी 3 अवस्थाएं हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था है, परंपरागत अवस्था है और उत्तर रूढ़िगत अवस्था है। तो इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं कोहल वर्ग की। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यूपी टेट 2023 के लिए सभी क्लासेस कराई हैं और आप सभी के लिए हम प्री वाई क्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो आप हमारे साथ सॉल्व करते जाइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।